नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त हम आए हैं खजूरी खास में, जहाँ पे ई 63 वार्ड में। और हमें आज ये जो मुहिम छेड़ा है पूरे दिल्ली में नगर निगम को लेकर के, जो कि 2022 में जो चुनाव होने वाले नगर निगम के, और बहुत बड़ा ऐलान जो माननीय केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके तरफ से है कि जब तक अपना विधायक और अपना निगम पार्षद ना हो तब तक दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी जो खींचातानी जो हो रही है दो लोगों के बीच में, उससे दिल्ली का कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ है। उसी विकास के ऊपर हम चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं। मनोज त्यागी जी हैं, जो कि खजूरी खास के ई 63 वार्ड के निगम पार्षद हैं। और अभी हम, जैसे कि मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये उनका ऑफिस है, और अभी वो काफ़ी बिजी हैं। और कहीं न कहीं जो कॉलोनी के जो लोग हैं, वो सुबह से लेकर के शाम तक अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और समस्याओं का वो निवारण करते हैं। और अभी भी काफ़ी लोग अभी अंदर हैं, जो कॉलोनी के लोग जो भी समस्याएं लेकर आते हैं उसे सोल्व करते हैं, उनकी सारी बातें सुनते हैं। आइए हम चलते हैं अंदर और अभी उनसे हम बात करते हैं। साथियों, हमारे बीच में मनोज त्यागी जी हैं, जो कि खजूरी खास ई 63 वार्ड के निगम पार्षद हैं। और हम इनसे बात करें, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद इनके पास अभी समय मिला है। क्योंकि जनता का अभी जो जनता दरबार सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहता है, वो हमारे लिए, प्रेस के लिए बहुत ही अपना कीमती समय दे करके हमसे बात कर रहे हैं। आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी में से। अभी आपने जनता दरबार अभी लगातार कई, मतलब कि जब से ये पार्षद हुए, जब से मतलब आप करते आ रहे हैं जी। तो इसके पीछे क्या, मतलब कि अभी जो एजेंडा जो चल रहा है दिल्ली का, कि जो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक हमारा पार्षद नहीं होगा, जब तक हमारे विधायक नहीं होंगे, तब तक दिल्ली का विकास रुका रहेगा। उसके पीछे क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर जो सिविक एजेंसी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसका बहुत अहम रोल है। क्योंकि सबसे मेन जो काम है, धरातल पे जो काम करने का जो जिम्मेवारी है, जो सफाई की जिम्मेवारी है, जो रेगुलराइज कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम है, या जो हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, चाहे पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के ज़्यादातर स्कूल जो है वो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया है पूरी दिल्ली के अंदर, एजुकेशन पे और हेल्थ पे, स्वास्थ्य और शिक्षा। दोनों चीज़ दिल्ली सरकार की आज बेहतर हो चुकी हैं। लेकिन नगर निगम के अंदर जो दयनीय स्थिति एजुकेशन की है, या हॉस्पिटल की है, या नगर निगम के अंतर्गत आने वाली डिस्पेंसरियों की है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली पिछड़ रही है। अगर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पूरे तरीके से, तो निश्चित तौर पे एक तो विधायक और पार्षद का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। ग्राउंड पे काम करने में कोई आपस में कोई मतभेद नहीं होंगे। और जब मतभेद नहीं होंगे तो सही मायने में एक टीम वर्क होगा, जो ग्राउंड पे नाली, गली, खड़ंजा, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के लोगों का, जिससे उज्जवल भविष्य हो सकेगा, उसके लिए काम हो पाएगा। आपके अंडर में प्राथमिक शिक्षा है और साफ सफाई है, तो क्या मतलब प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्रॉपर तरीके से मिल रही है? देखिए, अभी पीछे बात हमने कई बार मुद्दे उठाए हैं। जो अनाज स्कूल के अंदर दिया गया बच्चों को बांटने का, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया। वो बच्चों तक ठीक समय पे नहीं पहुंच पाया। वो कम बच्चों को देकर के बहुत सारे बच्चों को दिखा दिया गया। किताबों की बात हुई, जो स्कूल के अंदर किताबें बंटनी थी वो किताबें नहीं बंट पाई। आधा साल निकल गया, बच्चों की किताबें नहीं पहुंच पाई बच्चों तक। जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम था वो नहीं हो पाया। तो बहुत सारी एजुकेशन के अंदर चीज़ें हैं जो स्मार्ट क्लासेस हैं, वो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन से शुरू हों, तो मैं समझता हूँ कि बच्चा, उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होगा। उसको एक तरीके से इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई के अंदर, और उस इंटरेस्ट को लेते हुए जब वो पढ़ाई करेगा, तो निश्चित तौर पे जब हमारी किसी चीज़ के अंदर रुचि होती है तो हम उसको और बेहतर करते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरीके से वो बेहतर करेगा। और जब बच्चे की नींव मजबूत होगी, कहते हैं ना कि हमारी बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत है तो हम उसके ऊपर कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे के साथ भी है। जब बच्चे का
प्राइमरी एजुकेशन पे हम अच्छी ताकत लगा करके उसको अच्छा ज्ञान दे करके अच्छी टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कराएंगे तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं बड़ा हो करके एक बहुत बेहतर इंजीनियर बनेगा, बेहतर डॉक्टर बनेगा या बेहतर क्लरिकल स्टाफ में भी जाएगा। तो उसके अंदर एक अलग से उत्साह होगा काम करने का, उसकी रुचि होगी काम करने की और वो बेहतर काम कर पाएगा। और देश को ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता है ताकि हम देश को एक पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर एक अच्छे स्थान पर ले जा सकें। अभी बीते दिनों में काफ़ी कोविड का कहर रहा जी, उस समय काफ़ी चुस्ती से मतलब कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने काम किया है। जितने भी खाली स्थान थे बड़े बड़े और जो स्कूल थे उसको कोविड सेंटर में बदल दिया गया है। जी। तो क्या लगता है कि मतलब इस क्षेत्र में जो जितने भी टीचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मतलब कॉलोनी में उनका घूमना फिरना या कोविड का जो भी मतलब कि वहाँ पे कर्मचारी हैं वो आपका निरीक्षण उसमें दिन प्रतिदिन होता रहता है कि नहीं होता? निश्चित तौर पे कहीं वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है तो हमने उसका निरीक्षण किया, कहीं राशन बटा तो हमने उसका निरीक्षण किया। और निरीक्षण ही नहीं किया, बाकायदा वहाँ पे खड़े होकर के अपने साथियों के साथ उसको बंटवाने का भी काम किया, उसमें मदद करने का काम किया। उसमें जहाँ हमें लगा कि यहाँ कोताही हो रही है, लोग लाइनों में खड़े हैं, एक दिन में 100 लोगों को राशन बंट पा रहा है, अगर हमारे खड़े होने से वहाँ 150 लोगों को 200 लोगों को राशन बंट पा रहा है तो निश्चित तौर पे हमें खड़ा होना चाहिए। और हमने वहाँ खड़ा होकर के हमने वहाँ बंटवाया है राशन। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से मदद करी है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर पे हमने बोर्ड लगवाए कि अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो वो हमें बताए और उसको वैक्सीन संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, कोई डॉक्टर से प्रॉब्लम है कि कोई किसी नर्सिंग स्टाफ से दिक्कत आ रही है या किसी भी तरीके से उसको वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही या स्कूल में कब वैक्सीन आएगी उसको ये जानकारी चाहिए तो वो हमें फ़ोन करे, हम उसको बाकायदा उसका जवाब देंगे, उसको बताएंगे और उसको वैक्सीन अवेलेबल कराकर उसको वैक्सीन लगवाने का काम करेंगे। अभी बीजेपी जो है लांछन लगाती है दिल्ली सरकार के ऊपर कि बिजली पानी मुफ्त में यहाँ की जनता जो लेने के लिए आदी हो गई है और हम उनको और इससे बढ़ कर के मतलब कि क्या वो मुफ्त में कुछ ऐसे चीज़ मुहैया कराने वाले हैं जो कि मतलब पूरा लाइफ स्टाइल जो पब्लिक की जो जनता की वो चेंज हो जाएगी। वो क्या ऐसा मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं? मूलभूत जो जीवन में होता है बिजली और पानी तो वो फ्री कर रखी है सरकार, आगे का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है। अगर आप सही मायने में काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को रोज़गार दे दीजिए। आप रोज़गार दे देंगे तो सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, सब सुविधा उसको मिल जाएगी। वो तमाम चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करेगा क्योंकि जब मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे होंगे, खाने के लिए पैसे होंगे, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास आने जाने के लिए संसाधन होगा तो मुझे सरकार को मैं कहूँगा सरकार ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। अभी रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे करोड़ों करोड़ लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। हमारे युवा साथी एक एक नौकरी के लिए एक आवेदन निकालिए, आप 1000 लोग तुरंत आकर के खड़े हो जाते हैं। आप 10 आवेदन निकालिए, 1 लाख लोगों की उसमें क्वेरी आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी से सबसे ज़्यादा परेशान है लोग। सबसे पहले रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, वो बहुत ज़रूरी है। आज से 4 साल पहले मैं आया था, उस समय चुनाव का दौर चल रहा था निगम पार्षद का। उससे पहले लगभग उससे भी पहले 6 महीने पहले मैं आया था चुनाव से। यहाँ पे मैंने नालियों का जो कंडीशन देखा काफ़ी बद से बदतर थी। पानी जो आपके जो यहीं से कुछ दूर पहले मतलब नाला पड़ता है वहाँ का पानी ओवरफ्लो होकर के गलियों में जाता था और कूड़े के ढेर पड़े होते थे, मगर अब काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उस समय पे इतनी ज़्यादा बुरी पोजीशन वार्ड के अंदर थी कि कई ऐसी जगहें बनी हुई थी जहाँ डंपिंग ग्राउंड बना दिया था उन्होंने ढलाव घर बना दिया था लोगों ने, जगह जगह कूड़े डाल डाल करके हमने कई जगह ऐसी ख़त्म करी हैं। एक हमारी जगह थी शेरपुर चौक के पास, वहाँ पे हमने एक पॉइंट ख़त्म किया है जहाँ पूरा ढलाव की व्यवस्था बनी हुई थी। एक था गोयल स्टेशनरी मेन करावल नगर रोड पे, वो हमने पॉइंट ख़त्म किया है। एक था ताज होटल के पास, वो पॉइंट हमने ख़त्म किया है। एक नाले की पुलिया के ऊपर था ई ब्लॉक के अंदर नाले के साथ में, वो वहाँ पे कूड़ा के ढेर लगे रहते थे, लोग पेशाब भी किया करते थे। आज वहाँ ना कूड़ा पड़ता है ना लोग पेशाब करते हैं, तो ये पॉइंट हमने ख़त्म किया है। एक था चांद बाग के अंदर 25 फुटे के कोने पे जहाँ
ढेर कूड़े का बहुत सारा ढेर पड़ा रहता था। एक एफ ब्लॉक गली नंबर 16 के बाहर नाले की पटरी पे कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, वो हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया। एक खजूरी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक पॉइंट था, वो हमने ख़त्म किया है। एक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक पे पॉइंट था, वो हमने ख़त्म किया है। एक खजूरी ए ब्लॉक में सर्वोदय बाल विद्यालय की दीवार के साथ पूरा कूड़ादान बना हुआ था, वो हमने पॉइंट ख़त्म किया है। एक खजूरी गांव में हरिजन मोहल्ले के पास एक ऐसा ही कूड़े का पॉइंट बना हुआ था, वो पॉइंट हमने ख़त्म किया। तो ऐसे तमाम पॉइंट जो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे, ऐसे ही सी ब्लॉक गली नंबर 21 के बाहर कूड़े का पॉइंट बना हुआ था, वो हमने ख़त्म किया है। सामने मोमबत्ती फैक्ट्री के कोने पे खूब कूड़ा पड़ा रहता था, वो पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया। आज की डेट में खजूरी के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है, बल्कि सी ब्लॉक गली नंबर मेन मार्केट में ट्रांसफार्मर है बिजली का, उसके बाहर कूड़ा पड़ा रहता था, वो पॉइंट हमने ख़त्म किया है। तो ऐसे तमाम पॉइंट हम आज ख़त्म कर चुके हैं जहाँ पे पहले कूड़े के ढेर लगे रहते थे। उसके अलावा हमने क्या किया, उसके अलावा हमने ये किया है कि घर से लोगों के जहाँ टिपर नहीं जाता था वहाँ टिपर भेजने का पूरा हमारा प्रयास 100% तकरीबन हम पहुँच चुके हैं। जहाँ एक आध पतली गलियों में हम नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए हमने ई रिक्शा का प्रबंध कराया है, वो भी हमारे जाने शुरू हो गए हैं। और बिना मोटर की जो रिक्शा है उसका भी हमने रिक्शा का इंतज़ाम कराया है, कुछ गलियों में उसको भी भेजने की तैयारी में है। तो तमाम ये ऐसे संसाधन हम जुटा करके कि हमारे वार्ड के अंदर आज जीरो गार्बेज वार्ड हो चुका है हमारा, जीरो गार्बेज वार्ड। आप देखेंगे कहीं भी विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में जीरो गार्बेज पॉइंट है। एक हमारा खजूरी ढलान से उतर के नाले का सिर्फ एक पॉइंट बचा है जहाँ पे लोग 12 बजे के बाद जो कूड़ा डालते हैं वो कूड़ा वहाँ से नहीं उठ पाता, थोड़ा सा कूड़ा वहाँ पे हो जाता है। मतलब 12 बजे दिन में या दिन में 12 बजे के बाद कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो शाम को वहाँ कूड़ा दिखाई देता है। उसके लिए हमने शाम का टिपर का इंतजाम किया है, जो शाम को डेली वहाँ से टिपर भरेगा और उसको उठा करके क्लीन करेगा। तो ये भी पॉइंट हमारा अब ख़त्म होने जा रहा है। साथ ही साथ आज इसके बाद मेरे ख्याल से हमारे वार्ड के अंदर कोई भी गार्बेज पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ आपको इतना सा भी गार्बेज कूड़ा घर का सामान निकला हुआ बाहर मिले, गली के अंदर या पड़ाव मिले, मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये हमने काम किया पहला। दूसरी चीज़ हमने करी है कि सड़कों का निर्माण। सड़कें हमारी सारी गड्ढा हुई पड़ी थी, पिछले 10 सालों से यहाँ सड़क नहीं बनी थी। हमने ये तमाम सड़कें, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, भाई दुर्गेश पाठक का, कि जिन्होंने हमें योगदान किया, हमें सहयोग किया। और मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हम इन पूरे वार्ड के अंदर, चाहे वो ए ब्लॉक हो खजूरी का, बी ब्लॉक हो, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक खजूरी खास, या मेन करावल नगर रोड की बात हो, या फिर चांदबाग का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो, इन 12 ब्लॉक हैं ये, 6 खजूरी के और 6 चांदबाग के। इन 12 के 12 ब्लॉकों में एक एक गली का निर्माण कराने का काम मैंने पिछले 4 वर्ष के अंदर, मेरे ख्याल से कोई गली ऐसी नहीं बची होगी, जो 1-2 गली बची भी हैं उनका भी निर्माण हम तुरंत कराने जा रहे हैं। ये तो विधायक के अंतर्गत में आता है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि UR ABCD खजूरी का और खजूरी गांव, ये UR में आता है। UR का मतलब होता है अनऑथराइज रेगुलराइज, जिसको काउंसलर बनवा सकता है। एक होता है अनऑथराइज, जो कि खजूरी का ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और चांदबाग के 6 के 6 ब्लॉक हैं। और जो करावल नगर रोड है वो UR में आता है, वो MCD का रोड है, और वो अभी तक कहीं PWD को हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए वो MCD ने बनाया और वो मेरे माध्यम से उसमें फंड लगाया गया। तो मैंने करावल नगर रोड, साथ में अपनी ABCD ब्लॉक खजूरी खास और खजूरी गांव की एक एक गली निर्माण MCD के माध्यम से मुख्यमंत्री सड़क योजना से पैसे लेकर के वो करवाया, जिसमें 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई गई हैं। उसके अलावा खजूरी की ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पूरा चांदबाग जो अनऑथराइज के अंदर आता है, इस पूरे अनऑथराइज में क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई विधायक नहीं था, तो विधायक ना होने की वजह से, कपिल मिश्रा विधायक थे तो वो सस्पेंड हो गए थे। उनके सस्पेंड होने के बाद मुख्यमंत्री जी से मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, उसमें भाई दुर्गेश पाठक जी का मुझे सहयोग मिला, जिसकी वजह से ये तमाम गलियां, पूरे अनऑथराइज एरिया की गलियां मुख्यमंत्री सड़क योजना से डायरेक्ट DSIDC विभाग ने बनाई थी। तो ये मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बनी और मुख्यमंत्री जी ने सबको पूरा पैसा लगाया इसमें, तकरीबन 30, 32, 34 करोड़ रुपए की लागत से, तकरीबन 40 करोड़ भी हो सकते हैं कि इसकी लागत से ये पूरी सड़कें बनी हैं।
तो साथियों, ये रही विकास की बात। और अभी हम बात करेंगे जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं 2022 में, इसमें कितनी मतलब कि इनकी कामयाबी हासिल है। 2022 का जो चुनाव निगम पार्षद का आने वाला है, और यूपी का भी उस समय 2022 का चुनाव है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी यूपी में पैर पसार रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पे? पहले चुनाव होगा तो दिल्ली में फ़र्क पड़ेगा निगम पार्षद पे, या पहले निगम पार्षद का यहाँ पे जो चुनाव होता है यूपी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं एक बहुत स्पष्ट सी बात करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर बार बार एलिगेशन लगाते हैं कि ये लोग प्रचार करते हैं। आज आप दिल्ली के अंदर देखें, तमाम मेन रोडों पे योगी जी के, मोदी जी के फ़ोटो वाले तमाम बोर्ड्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगी हैं, बस स्टैंड्स पे लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं या दिल्ली के? पहला सवाल तो यही खड़ा होता है। एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो अपने प्रदेश में प्रचार नहीं कर सकता। एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर अपना प्रचार करना चाहते हैं। तो आखिर क्या बताना चाहते हैं, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का दिल्ली के चुनाव पे बिल्कुल प्रभाव इस बार नहीं पड़ने वाला। उसका मुख्य कारण ये है कि दिल्ली के लोगों ने पिछले 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एमसीडी को भुगता है, जो एमसीडी के भ्रष्टाचार को भुगता है, एमसीडी के निकम्मेपन को भुगता है, एमसीडी में जो काम हो रहे थे वो बहुत रुक गए, लोगों का विकास रुक गया एमसीडी के कार्यों की वजह से। छोटे छोटे कामों में, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई ट्रेड लाइसेंस बनवाना हो, कोई फैक्ट्री लाइसेंस बनवाना हो, उसके लिए 50-20 हज़ार रुपये की रिश्वत देना। लोग परेशान आ चुके हैं इनके मैनेजमेंट से। जब तनख्वाह देने की बात आती है कर्मचारियों की, उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास सिर्फ थाली पीटने के और रोने के अलावा कोई काम नहीं होता। वो बार बार एक ही बात रोते हैं कि भाई हमें जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी फंड नहीं दे रहे। दिल्ली की टैक्स में से जितना हिस्सा एमसीडी को मिलना चाहिए, जितना शेयर वैल्यू उनको मिलना चाहिए, उतना लगातार मिल रहा है। उसके अलावा अगर आपके खर्चे अधिक हैं, आपकी कमाई से ज़्यादा खर्चे होंगे तो आपकी जेब हमेशा खाली ही रहेगी। लेकिन आप जब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को ठेके देते हैं तो आपके पास पैसे होते हैं। जब कर्मचारियों की तनख्वाह देने की बात आती है तो आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास खाली हो जाते हैं, आप एमसीडी को कंगाल बताने लगते हैं। तो ये आपका रवैया अच्छा नहीं है। पूरी दिल्ली इससे परेशान हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को काम चाहिए, दिल्ली के लोगों को विकास चाहिए, दिल्ली के लोगों को स्वच्छ दिल्ली चाहिए, साफ़ दिल्ली चाहिए, पॉल्यूशन रहित दिल्ली चाहिए। और पॉल्यूशन बढ़ाने के अंदर एमसीडी का बहुत बड़ा रोल इसलिए बनता है क्योंकि जो सड़कों पे धूल है, जब वो गाड़ियाँ चलती हैं, वो उड़ती है तो लोगों की नाक में जाती है, आँख में जाती है, डस्ट से कपड़े गंदे होते हैं। साथ ही साथ जब सड़कों पे जो कूड़ा है, जो अखबार का कूड़ा है, जो पैकिंग का कूड़ा है, जो दूसरा है, जब सड़कों पे पड़ा होता है तो जब वो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो उड़ते हैं, वो उससे पूरी दिल्ली की सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रोल एमसीडी का आता है। जब जगह जगह सड़कों पर ढलाव होते हैं, ढलाव के अंदर कूड़ा जो है ढलाव से बाहर आ रहा होता है, तो उससे दिल्ली की सुंदरता खराब होती है। जो टूरिस्ट आता है उसको, उसकी नज़रों में दिल्ली की अहमियत वो उतनी नहीं रहती जितना वो सोच करके आता है। तो ये सबसे बड़ा रोल है एमसीडी का। और क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल तो है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया में जाना जाने वाला शहर है, जिसको दुनिया जानती है कि दिल्ली एक शहर है। ऐसे शहर को स्वच्छ साफ जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक दुनिया के लोग इसे घूमने कैसे आएंगे, यहाँ पे टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा। जब टूरिस्ट कोई भी दिल्ली में आता है तो वो दिल्ली नहीं, पूरे देश के कई इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, और उससे देश का रेवेन्यू बढ़ता है, उससे एमसीडी का भी रेवेन्यू बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जब दिल्ली के अंदर चीज़ें बिकेंगी, टैक्स आएगा, होटल ऑक्यूपाई होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो फॉरेनर आएगा या जो भी टूरिस्ट देश से बाहर से आएगा तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली के अंदर खर्चा करके जाएगा, और उससे हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, और उससे हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी दे पाएंगे, अपनी दिल्ली का विकास भी कर पाएंगे, अपनी दिल्ली को स्वच्छ और साफ भी रख पाएंगे। ये तो हो गया एक राज्य स्तरीय की बातें। जो अभी हम आते हैं आपके क्षेत्र की बातें, क्या मतलब कि जो आगामी जो चुनाव जो 2022 से चेहरा आपका ही नज़र होगा निगम पार्षद में, या और भी कोई ऐसा कोई
नज़र पब्लिक की तरफ से क्या है? देखिए, ये तो आप पार्टी घूमते ने हो। तय करना है कि किसको चुनाव लड़ाया जाएगा। इसमें तो पार्टी का अपना रोल है और जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वो चुनाव लड़ेगा, चाहे उसमें मेरा नाम हो या किसी का भी नाम हो। जिसको शीर्ष नेतृत्व इशारा देगा, जिसको परमिशन करेगा, परमिट करेगा, उसके लिए हम लोग खड़े हैं, चाहे हमें लड़ाए चाहे किसी दूसरे को लड़ाए। जनता के बीच में हमने इतना काम किया है कि जनता आम आदमी पार्टी को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखती है जनता की नज़रों में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत काम किया है। और वार्ड के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने हम पे अपना एक विश्वास जता करके हमें टिकट दे के भेजा था और हमें पार्षद बनाया, आज लीडर ओपोजिशन बनाया, उसके लिए हमने अपनी पूरा तन मन लगा करके, धन लगा करके, जो भी हमसे जो बन पड़ता है वो लोगों के लिए करते हैं। जी जान से अपनी मेहनत करते हैं वो जनता के सेवा में, चाहे वो सुबह हो, दिन हो, रात हो। रात को भी 12 बजे तक अपने वार्ड में मैं घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कोई समस्या आती है, कोई गंदगी की बात होती है, कोई सफाई की बात होती है, तो मैं रात को विजिट करता हूँ। कोई लाइट जल रही है, नहीं जल रही है, वो देखता हूँ, उसके बाद सुबह उसको ठीक कराने का काम करता हूँ। अभी आगामी जो अभी एक सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, ईद का, जो मुस्लिम भाइयों का जी। त्यौहार है, उस पे क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ईद के त्यौहार पे सबसे पहली चीज़, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ ईद की। और उसके अलावा क्योंकि ये हमारा त्यौहार बकरीद है, तो इस पे बकरे की कुर्बानी होती है। ऐसे में जब कुर्बानी होती है तो उसमें कुछ पेटा वगैरह निकलता है, वो जो भी उसमें से निकलने वाला सामग्री है उसको डस्टबिन में डालें, टिपर में डालें, या जो हमारे द्वारा संसाधन खड़े किए जा रहे हैं, ट्रैक्टर खड़े किए जा रहे हैं, उसमें डालें। हम जगह जगह हमने एक ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं पूरे वार्ड के अंदर, 10 पॉइंट आज बना दिए हैं और उन 10 पॉइंटों पे हमने ये सारा खड़े करने की व्यवस्था बना दी है। और उसके लिए हमने लोगों को एक हम बोर्ड बना रहे हैं, उस बोर्ड के माध्यम से पूरे वार्ड के अंदर लगाएंगे, जिससे कि लोगों को ये पता रहे कि कहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। ये हमने इस तरीके से पूरा ये बना दिया, ये आप देख सकते हैं। तो साथियों, जो आगामी जो त्यौहार है, सबसे बड़ा नेशनल त्यौहार है, जो मुस्लिम का त्यौहार है, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है ईद पे, और क्षेत्र की तरफ से जो पार्षद जी हैं उनका पूरा उसमें सहयोग है, और बाकी उसमें जो भी चीज़ें जो निकलने वाली है उसका पूरा इंतज़ाम भी है। और जो क्षेत्र की बात है, क्षेत्र में जो भी इन्होंने जो कार्य किया है वो तो जनता बताएगी कि टिकट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, और कौन शीर्ष चेहरा होगा, यानी कौन पार्षद होगा। तो अभी मैं और भी तमाम मैं जितने भी क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्र हैं, पार्षद क्षेत्र है, मैं घूमता रहूँगा।